आप इंग्लिश कैसे बोल लेते हो, आप दलित हो, आप कैसे इंग्लिश इतना अच्छा बोल लेते हो? किस एंगल से दलित दिखते हो? एग्जैक्टली तो द पिक्चर इन द माइंड कि हम सिर्फ एक गरीब अच्छे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे, साफ साफ करते रहेंगे, दिस इज व्हाट वी आर, दिस इज व्हाट दे वांट टू सी। एग्जैक्टली। तो मैनुअल स्क्वेंजर्स की जो समस्या है, सफाई कर्मचारियों की जो समस्या है, क्या उसके लिए जो बजट है वो काफ़ी है? क्या उनसे उनका भला हो सकता है? आप लोग पढ़ाई करेंगे तो टॉयलेट्स कौन साफ करेंगे? हम थोड़ी साफ कर सकते हैं। लेकिन सरकारें पैसे की कटौती इतनी ज़्यादा, खासकर इतने सेंसिटिव मसलों पे क्यों कर रही है? वी आर अ वोट बैंक। बस इलेक्शन के टाइम जाओ खाना खाओ, और खाना भी अमित या सुमित या बीना का घर नहीं है, एक दलित के घर में खाना खाया है ना? हमारे नाम भी नहीं है, तब हमारे नाम भी लेते नहीं, दलित भाई के घर खाना खाया। They never share it कि ठाकुर भाई के घर खाना खाया। ऐसे थोड़ी बोलता है। तो हाउस द एक्सपीरियंस विद द मोदी गवर्नमेंट? मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन एक मिनिस्टर के वहाँ हम लोग गए थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हमेशा सामाजिक क्रांति को राजनीतिक क्रांति से ज्यादा तवज्जो देते थे। वो कहते थे कि सामाजिक क्रांति के बिना राजनीतिक क्रांति की कोई अहमियत नहीं है। लेकिन इसके अलावा बाबा साहब आर्थिक क्रांति पर भी बहुत जोर देते थे। वो आर्थिक समानता की बात करते थे और संसाधनों पर सबके बंटवारे की बात करते थे। लेकिन आर्थिक गैर बराबरी ने किस तरह से भारत में जातिवाद को बढ़ावा दिया है और किस तरह से सरकारें बजट में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की अनदेखी कर रही हैं, महिलाओं की अनदेखी कर रही हैं, ये बेहद अहम सवाल हो जाता है। इस पूरे मसले को समझने के लिए हमारे साथ एक एक्सपर्ट मौजूद हैं, बीना पलीकल। आप बहुत सारे लोग उनको जानते होंगे, जो NCDHR है उनके साथ वो जुड़ी हुई हैं, सामाजिक सरोकार से जुड़े तमाम मसलों पर मुखर रहती हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर उनकी पहचान है। बीना और इनकी टीम ने, NCDHR की टीम ने अभी हाल ही में जो 1 फरवरी को बजट पेश हुआ था, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो संसद में बजट पेश किया था, उस पर एक एनालिटिक्स रिपोर्ट दी है, उस पर एक रिसर्च बेस्ड रिपोर्ट की है कि किस तरह से दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, महिलाओं के हिस्से में जो है बजट किस तरह से उसकी बंदरबाट हुई है और कितना हिस्सा, कम हिस्सा उनके खाते में गया है या उनके नाम का एलोकेट हुआ है। इसको बहुत बारीकी से आसान भाषा में समझेंगे बीना से। तो बीना, सबसे पहले बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जय भीम। जय भीम। तो बाबा साहब का मैंने जैसे जिक्र किया कि आर्थिक जो बराबरी है वो बहुत ज़रूरी हो जाती है, लेकिन मैं आपके NCDHR की रिपोर्ट पढ़ रहा था बजट पे, जो आप लोगों ने बहुत शानदार काम किया। सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपका जो पूरा संगठन है वो इतनी जटिल से, इतने कॉम्प्लिकेटेड से एक इशू को बहुत आसान भाषा में हमको समझा रहा है और उस पर एक अवेयरनेस कैंपेन आप लोग चला रहे हैं। इस बार के बजट में कौन कौन सी चीज़ें आपको लगी कि ये खासकर बहुजन पर्सपेक्टिव में गलत हैं और उनका नुकसान करने वाली है? देखिए, शुरुआत करेंगे जब उन्होंने प्रेजेंट किया, बजट प्रेजेंट किया। शायद ये पहली बार इतिहास में कि बजट स्पीच में उन्होंने हर साल जो टोटल कितना आवंटित होता है ना, कितना आवंटित वो बता देते हैं कि इतना टोटल आवंटित किया SCP बजट के लिए, जो दलितों के लिए और जो आदिवासियों के लिए। इस बार उसका जिक्र नहीं हुआ है इस बजट स्पीच में। सिर्फ उन्होंने एक स्कीम के बारे में बोला है कि इस स्कीम में दलित और आदिवासियों के लिए भी उपयोग होगा, ऐसा कुछ बोला है। लेकिन ये पहली बार ऐसे, तो इससे ही हमें पता चलता है कि शुरुआत से ही उनका क्या आइडिया है और कहाँ पे प्रायोरिटी है इस बजट का। अगर हम आंकड़े देखें बजट की, एक तो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, जो जनसंख्या की अनुपात कितना आवंटित होना है, जैसे 16% दलितों की आबादी के हिसाब से, हाँ, इस बार 11% हुआ है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है राष्ट्रीय स्तर पर कि 16% टोटल बजट से आवंटित किया है, हिस्सा आवंटित किया हमारे लिए, वो पहली बात है।
दूसरी बात है 1,40,00,000 जो उन्होंने जो एलोकेट किया है, जो आवंटित किया है, बहुत बड़ा रकम ऐसा हमें लगता है कि 1,42,000 crore फॉर दलित बजट, दैट्स अ लॉट ऑफ मनी। लेकिन वो उतना जो टोटल अमाउंट से डायरेक्ट जो इम्पैक्ट है, जो हमारे जो समुदाय, बच्चे, घर के लिए, परिवार के लिए डायरेक्टली जो इम्पैक्ट होता है, सिर्फ 50 करोड़ लोग, सिर्फ 50 करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट। बाकी सब क्या है? बाकी सब नोशनल है। नोशनल की मतलब क्या है कि जो योजनाएं जिनको कोई उनका बहुत हमारा विकास के लिए या तरक्की के लिए वो पैसे है ही नहीं। एग्जांपल में देते हैं ओनली 50 करोड़ 53,000 crores जो डायरेक्ट टारगेटेड स्कीम्स है, वी से टारगेटेड, जो डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है हमारे विकास के लिए। बाकी जो पैसे है फर्टिलाइजर्स के लिए, यूरिया के लिए, EPF जिनके सैलरीज देने के लिए, अभी हम यूरिया से क्या करेंगे? जब जमीन ही नहीं है तो यूरिया से क्या करेंगे? या फर्टिलाइजर से क्या करेंगे? EPF जो लोगों की पेंशन फंड के लिए पैसे है, ऐसे नहीं कि ये पेंशन फंड सिर्फ दलित आदिवासियों के लिए जा रहे। ये जो फंड है बाकी जनरल स्कीम्स है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो रोड बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अगर हमारे पैसे से इन सब चीज़ों को उनको पैसे देना है तो बचा क्या है तरक्की के लिए? ये मतलब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग सी बात बीना बता रही हैं कि देश में अलग अलग योजनाएं बनती हैं, उनके लिए बजट होता है, लेकिन दलितों के लिए जो बजट है उसको ही जो है डाइवर्ट कर दिया गया है। तो ये ऑब्सोलीट स्कीम वगैरह निकाल के कि उसमें एक तरीके से कि भाई ये जो बजट है दलितों के भलाई के लिए ना यूज हो के बाकी चीजों के लिए कर दें। तो ये कुछ सोची समझी स्ट्रेटेजी लग रही है कि इट इज अ प्लान स्ट्रेटेजी डूइंग। ये पहले से ही कोई भी सरकार है, हर सरकार ऐसे ही काम करते हैं, ये नहीं कि यही सरकार। हाँ, इस सरकार थोड़ा ज्यादा ही एक स्टेप आगे गए हैं, लेकिन जो भी सरकार है हमारे लिए वो सरकार जो प्रायोरिटीज है उनके प्रायोरिटीज अलग होते हैं। और जो पैसे आवंटित होता है पेपर में बहुत अच्छा लगता है कि इतना करोड़ हुआ है, इतना लाख हुआ है, लेकिन कितना उससे कितना हम जमीनी स्तर तक कितना पहुंचता है वो देखने के लिए, मतलब वो अगर देखा जाएगा तो कुछ भी नहीं पहुंचते हैं। वैसे कुछ स्कीम्स है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है, व्यक्तिगत तौर से स्टूडेंट्स को जाते हैं, या उसमें भी आई गेस कि बजट का हिस्सा बहुत कम, आई विल जस्ट टेल यू दैट बजट। इंदिरा आवास योजना जो हाउसिंग स्कीम्स, ऐसे कुछ स्कीम है जो डायरेक्ट बेनिफिट्स है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की एक बात अगर कहे तो 2 साल पहले ये चर्चा हो रहे थे कि ये स्कीम को पूरा बंद करना है। फिर फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने ही आके बोला नहीं, हम लोग इसको सिर्फ बंद नहीं करे, उसको ज़्यादा पैसे आवंटित और एलोकेट करेंगे। और उन्होंने कमिट किया था कि 7,000 करोड़ हर साल सिर्फ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए हम लोग कमिट कर रहे हैं। ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है, लेकिन आज तक वो 7,000 करोड़ कभी दिया नहीं। पिछले साल आई थिंक इट वाज 3,000 कुछ करोड़ था और इस साल 5,000 करोड़। तो उनका खुद के जो कमिटमेंट्स है जो उन्होंने पब्लिकली अनाउंस किया है उसका भी पालन नहीं करते हैं। और इस बजट में हम देखें कि जो दलित महिलाएं हैं, आप चूंकि दलित महिला अधिकार से जुड़ी हुई हैं, लगातार उस पर काम करती हैं, तो जो बजट महिलाओं की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होना था, खासकर दलित महिलाओं के लिए, उसमें भी कटौती हुई है। और बहुत सारी जो योजनाएं हैं वो हवाई बना के, और दलित महिलाओं के भलाई के लिए कुछ स्पेसिफिक कोई काम नहीं हुआ है बजट में। इसको कैसे देखते हैं? हमारे मांग हमेशा ये रहा है कि जो टोटल बजट है SCP का, जो दलित की बजट और आदिवासियों की बजट, उसमें से 50% सिर्फ योजनाएं दलित महिलाओं के लिए होना चाहिए।
क्योंकि वो अगर हम पॉपुलेशन प्रोपोर्शन अगर देख रहे हैं तो उसमें से 50% एटलीस्ट शुड गो टू विमेन। लेकिन एनसीआरबी डेटा, जो क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो डेटा से हमें पता चलता है कि 40,000 तकरीबन क्राइम्स है रजिस्टर्ड अंडर प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज एक्ट। एवरी डे मोर देन 100 ऑलमोस्ट केसेस था उसमें से अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 7,000 क्राइम्स अगेंस्ट विमेन, सेक्सुअल हरासमेंट, रेप, बाकी जो नेकेड परेडिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, काफ़ी क्राइम्स है। लेकिन उन्होंने 600 करोड़ एलोकेट किया है इम्प्लीमेंटेशन, पीओए एक्ट एंड पीसीआर एक्ट, दोनों एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन के लिए। लेकिन 180 करोड़ सिर्फ दलित महिलाओं के लिए। 180 करोड़ 80 करोड़ सिर्फ जो कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के कि लिए एड्रेस करने के लिए। आप सोचो कि कितना छोटा रकम है। और प्रधानमंत्री के जो प्रचार है उसका बजट 400-500 करोड़ होता एग्जैक्टली है सिर्फ मोदी के पोस्टर लगाने का। एग्जैक्टली और दलित महिलाओं के लिए सिर्फ 180 करोड़। लेकिन लोग ये पूछते हैं कि क्यों चाहिए आपको पैसे, क्या करने के लिए? लीगल एड के लिए, क्योंकि इतने सारे क्राइम्स हो रहे। हम लोग हाथरस में देखा था कैसे हो रहे। हम लोग काफी मिर्चपुर जो केस हरियाणा में हमने कितने, अभी तक लोगों के पास जमीन नहीं है, अभी तक लोगों के पास अभी भी वो कैंप्स में रुके हैं, है ना? तो ये लीगल और फिर स्पेशल कोर्ट्स, ताकि स्पीडी जस्टिस हो जाए, जल्दी जल्दी केसेस को निपटा जाए, एंड मॉनिटरिंग यस, एंड देन फाइनेंशियल हेल्प जो कॉम्पनसेशन है। तो अगर आप ये कमिटमेंट है इस पीओए एक्ट के दौरान, तो उसके लिए बजट भी तो होना चाहिए। नहीं तो आप कुछ बोलेंगे लेकिन वाकई में जब ये इसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए तो वो नहीं हो रहा है ना, क्योंकि बोलते हैं कि नहीं पैसे नहीं है, क्यों करेंगे हम लोग। प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट में ऐसे प्रोविजंस भी हैं कि आप मॉनिटरी बहुत सारे काम करते हैं, कंपनसेशन का है या फिर उनके शेल्टर होम का है, ये तरीके के प्रावधान है, सेफ हाउसेस बनाने का, काउंसलिंग करने का, तो उसके लिए पैसा चाहिए। लेकिन सरकारें पैसे की कटौती इतनी ज्यादा खासकर इतने सेंसिटिव मसलों पे क्यों कर रही है? देखो, पॉलिटिकल विल नहीं है कोई भी सरकार में। वो उनका, वी आर अ वोट बैंक। बस इलेक्शन के टाइम जाओ खाना खाओ, और खाना भी अमित या सुमित या बीना का घर नहीं है, एक दलित के घर में खाना खाया है ना? हमारे नाम भी नहीं है, तब हमारे नाम भी लेते दलित नहीं भाई के घर खाना खाया। They never share it कि ठाकुर भाई के घर खाना खाया। ऐसे थोड़ी बोलता है। तो वो नाम, तब हमारे नाम भी याद नहीं है उनको, बस ये दिखाना है कि दलित के घर में खाना खाया। कभी कभी जब वो फोटोज डालते पेपर में, तो वो एक बेचारा एक कोने में बैठा रहता है ना? तो कैसे एक कोने में बैठा रहता है, उसका आइडेंटिटी भी नहीं है, मतलब उसका खुद का एक डिग्निटी भी नहीं है देखा जाए ना। तो किसको मालूम है कि खाना भी कौन लेके जा रहा है? एग्जैक्टली वो अलग बात है। सोप भी लेकर, पिछले बार योगी ने सोप, हाँ, तो सोप लेकर कुशीनगर में वहाँ पे शैम्पू और सोप्स बांटे गए थे कि जी आप नहा धो के आइए, योगी जी आ रहे हैं। तो पॉलिटिकल विल नहीं है और इसको लेके ये तमाम तरीके की गड़बड़ियां हो रही हैं। लेकिन हम अपोजिशन को देखें भी ना, उतना ज़्यादा इसको इशू नहीं बनाया जाता है, ना ही वो संसद में बहुत बार उठा है मसला, और ना ही कोई इस तरह का कैंपेन पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टीज जो हैं वो कोई प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करती हैं, कैंपेन ऑर्गेनाइज करती हैं कि इतना बड़ा हमला हो रहा है एलोकेशन का। ये मसला सिर्फ ये नहीं है कि फंड नहीं मिला, उससे बहुत सारी चीज़ें प्रभावित होती हैं। ओपोजिशन को कैसे देखती हैं, इसमें रोल क्या हो सकता है ओपोजिशन का? देखो, ऑपोजिशन जब पावर में थे, सत्ता में थे, तो सिचुएशन इतना अलग नहीं था। सिचुएशन भी वैसे ही था, थोड़ा सॉफ्ट था, यहाँ पे थोड़ा हार्ड है, मतलब थोड़ा इन योर फेस हुआ वहाँ पे। हाँ, एग्जैक्टली। तो बट लेकिन फर्क क्या है कि ऑपोजिशन जब सत्ता में थे तो एटलीस्ट एक डायलॉग था, बात कर सकते थे हम, है ना? कि
एटलीस्ट देयर डोर्स वर ओपन। यहाँ पे बिल्कुल सिटीजन से कोई लेना देना नहीं है, कोई डायलॉग नहीं है हियर इन दिस गवर्नमेंट। तो इसीलिए वो पूरा दरवाज़ा बंद है। ऑफ कोर्स उनके लोगों को है एंट्री, लेकिन जो बाकी सिटीजनशिप एंगेजमेंट बिल्कुल मिसिंग है इस सरकार के साथ। पिछले सरकार के साथ एटलीस्ट वो डायलॉग था, कितना भी बुरे थे, कितना भी वो थे, लेकिन एक डायलॉग था, बात कर सकते थे कि ऐसा क्यों नहीं वैसे। इनफैक्ट ये जो पीओए एक्ट उनके वो सरकार के अंदर ही हम लोग पूरा ड्राफ्ट किया है, उन्होंने एक्सेप्ट किया, लेकिन पास नहीं किया। पास किया बीजेपी सरकार जब आए तो उन्होंने पास किया। तो मुझे लगता है कि ऑपोजिशन को क्या करना है बहुत बड़ा रोल है, लेकिन क्या कर रहे वो मुझे भी पता है कि आपको भी पता है कि वो मसला नहीं बना रहे, उनको शायद इसमें इंटरेस्ट नहीं है। हम बोलने में बहुत आसान है, दलितों के लिए, दलितों के हक के लिए लड़ना है, ये है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनका भी एक प्रायोरिटी है। उनका भी इलेक्शन जीतने का ही प्रायोरिटी है। और जैसा अभी आप जिक्र कर रहे, बल्कि मेरे पास ये सवाल भी था, मोदी सरकार 7 बजट पेश कर चुकी है और आप अलग अलग टाइम पे रिपोर्ट बना के लेके आए हैं, और आप लोगों का काम है कि सरकार के साथ पॉलिसी मेकिंग में डायलॉग करना और उसको पॉलिसी मेकिंग में लेके आना। तो ये एक्सपीरियंस, कोई स्पेसिफिक एक्सपीरियंस रहा है इस सरकार के साथ में कि आपने उन्हें कोई सुझाव दिया हो, कोई सजेशन दिया और सरकार ने नहीं माना, या गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स कैसा है जब आप जैसे ऑर्गेनाइजेशन उनके पास जाते हैं कि भाई देखिए मसला बहुत सीरियस है और इस पर आपको काम करना होगा। तो हाउ इज द एक्सपीरियंस विद द मोदी गवर्नमेंट? मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन एक मिनिस्टर के वहाँ हम लोग गए थे और कुछ डिमांड्स थे हमारे, उनके सामने रखे। तो आते ही उन्होंने कहा कि आप लोग क्यों आते हैं, टाइम वेस्ट क्यों करते हैं मेरा, क्यों आते हैं हम लोग, आप लोग, आपको क्या करना है, आपको मत आइए, क्योंकि ये सब कुछ नहीं होने वाले हैं, मतलब कुछ नहीं। तो हम एकदम शॉक्ड हो गए कि एक मंत्री का रिस्पॉन्स था। एग्जैक्टली। तो अगर एक मंत्री का रिस्पॉन्स ये है तो आप वहाँ पे है क्योंकि लोगों ने आपको इलेक्ट किया है। जो भी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है वो अलग बात है, लेकिन कोई भी आप वहाँ पे है क्योंकि कुछ मेजॉरिटी किसी ने वोट किया है आपको। लेकिन ऐसे जब ऐसे बोलेंगे तो हमारा पूरा जो एक मकसद था कि हम वहाँ तक गए, उस मकसद को हम भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा फिर होना कि हमारा डिग्निटी को कैसे प्रोटेक्ट करें और वहाँ से निकल जाओ जल्दी, क्योंकि और क्या बोल सकते हैं हम। तो दे क्लोज द डोर। और अभी ये जो दरवाज़ा है ये तो अभी कुछ साल देखो खुलेगा कि नहीं खुलेगा। एग्जैक्टली, यस। तो ये क्रिटिकल टाइम होगा दलितों के लिए कि आने वाले दिनों में भी इस तरह के फंड, हमने देखा कि तमाम तरीके की जो स्कॉलरशिप्स थी, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का आप जैसे जिक्र कर दी कि मोदी गवर्नमेंट में उनको 3 साल तक तो डिलीवर ही नहीं किया गया, पैसा ट्रांसफ़र ही नहीं किया गया और फंड्स को फिर डाइवर्ट कर दिया गया कि भाई वो तो यूज़ ही नहीं है, नॉट फाउंड सूटेबल काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर, वो उसको शिफ्ट कर देते हैं। तो आने वाले दिनों में भी जो है सरकार, मुझे लगता नहीं है कि कुछ इस पे ध्यान देने वाली है। नहीं, देखो, अगर करना है आपको कुछ तो करेंगे आप। जैसे आप स्वच्छ भारत, लेकिन वो चाणक्यपुरी वो एरिया में अगर आप जाएंगे तो इतना साफ सुथरा है, मतलब आप कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं कर सकते। तो जहाँ पे आपको करना है करेंगे, लेकिन हमारे बस्तियों में जाएंगे तो वहाँ पे यहाँ दिल्ली में सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, सैनिटेशन फैसिलिटीज नहीं है, नहीं। तो मुझे लगता है कि जब तक उनका मुद्दा नहीं बनेगा वो कुछ करेगा नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ सफाई कर्मियों के पैर धोए थे और बिठा के उनको बोला था कि ये बहुत, मैं इनका सम्मान करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, उनके पैर धोए थे। लेकिन बजट में सफाई कर्मचारियों के लिए और ख़ासकर मैनुअल स्क्वेंजर्स के लिए जो बजट एलोकेशन हुआ है बहुत ही, मतलब वो एकदम से कहें कि पीनट है, वो कुछ भी उसके लिए इस्तेमाल करने के लायक नहीं है कि उनका कुछ फ़ायदा हो। तो मैनुअल स्क्वेंजर्स की जो समस्या है, सफाई कर्मचारियों की जो समस्या है, क्या उसके लिए जो बजट है वो काफ़ी है? क्या उनसे उनका भला हो सकता है?
पहली बात ये है कि इसका खिलाफ एक कानून है इस देश में, उस कानून है, फिर भी हम लोग इस प्रथा को आगे लेकर जा रहे, क्योंकि क्यों, इस प्रथा एक कास्ट बेस्ड प्रथा है या जातिवादिक प्रथा है, तो किसी को परवाह नहीं है, कोई तो चाहिए। यूपी में हम लोग एक विज़िट किया था एक विलेज में, जहाँ पे आई थिंक वो दोपहर के टाइम था, और वो महिला बता रहे थे हमें कि एक दिन वो बीमार थी, वो ड्राई टॉयलेट्स है वहाँ पे, तो उनको वो नहीं गई सुबह जी। तो वो जो जिनका टॉयलेट था वो उनके घर आके उनको लेकर गए बाय फोर्स और उनसे करवाया। तो इतना, मतलब खुद का उनका कचरा वो साफ नहीं कर सकते, उनको दलित चाहिए साफ करने के लिए। तो ऐसे ही एक मानसिकता जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है उनका भी मानसिकता ऐसे ही है, और इसीलिए बजट में कटौती 100 करोड़ का पिछले साल का था, इस साल शायद 70 करोड़ सिर्फ एलोकेट किया है, आवंटित किया है रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के लिए। उसके अलावा जो एक प्रोग्राम था, बच्चों योजना था जो बच्चों की शिक्षा के लिए, जो बच्चे के लिए, वो पूरा बंद किया है, बंद किया है। और मैं बहुत इंटरव्यूज़ में बहुत लोगों के साथ ये शेयर किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि दिस इज़ द पिक्चर ऑफ इंडिया वी हैव टू शो, कि यही सेम जब मीटिंग में कर रही थी इस गांव में यूपी में, तकरीबन 11-12 बजे थे, वो सारे बच्चे थे, 10-15 बच्चे थे वहाँ पे। तो मैं बोली बच्चे क्या कर रहे, और वहाँ पे पब्लिक स्कूल था वही गांव में, बस 2 मिनट वहाँ से 5 मिनट की दूरी में, और ये जो एज ग्रुप थे 5 साल से लेकर 10 साल के बच्चे थे, और सब लोग मैंने कहा ये लोग तो स्कूल नहीं जा रहे, नहीं जाते, क्यों नहीं जाते हैं, नहीं जाते क्योंकि वो अलाउड नहीं है। मैंने बोला क्या बात कर रहे हैं आप, अलाउड नहीं, यहाँ तो पब्लिक स्कूल है बस 5 मिनट की दूरी में। तो उन्होंने कहा कि आज तक उनके बच्चे को एंट्री नहीं है, पब्लिक स्कूल है ये, क्यों एंट्री नहीं है और क्यों आपने कोशिश नहीं किया है? नहीं, हम लोग बहुत बार कोशिश किया है, लेकिन बच्चे को नाम बुलाते हैं, टीचर लोग बाहर खड़े होने के लिए बोलते हैं कि आप ना गंदे हो, आप अंदर मत हो, आपका माँ क्या काम करते हैं, तो आपका यहाँ स्कूल आने के फिट नहीं हो, आप यहाँ पढ़ाया नहीं। तो ऐसे 3 बार गए, 4 बार गए, 4th टाइम या चौथा बार बोला कि नहीं हमें नहीं जाना है स्कूल। एवरीडे तो यू थिंक अबाउट इट कि ये जो बच्चे हैं फिर से वही साइकिल पे चलेंगे, क्योंकि पढ़ाई नहीं किया है ना, एक्चुअली ना उनको आप अपलिफ्ट कर ही नहीं रहे, नहीं कर रहे। और कल वही बच्चे सैनिटेशन वर्क पे फिर से जाएंगे, और वही चाहिए सभी को, वही चाहिए। तो वो लेबर उस तरह से प्रोड्यूस करना है आपको कि एक अनपढ़, एक अनएजुकेटेड, एक पूरी की पूरी जनरेशन आए जिसके माँ बाप भी यही काम कर रहे थे, फिर उनकी जनरेशन भी वही काम करेगी, और वो ये काम करना छोड़ दें, उनको रिहैब करें, उनको कुछ प्रोफेशनल ट्रेनिंग दे, वो काम नहीं होना है, नहीं करना ही है, उनको करना ही नहीं चाहते। फिर बात, टॉयलेट्स कौन साफ करेंगे? आप लोग पढ़ाई करेंगे तो टॉयलेट्स कौन साफ करेंगे? हम थोड़ी साफ कर सकते हैं। तो वर्कफोर्स तैयार करना एग्जैक्टली। ये बिना बजट को लेके जो आप बातें बता रही हैं, ये इतनी सीरियस चीज़ें हैं, लेकिन जब बजट आता है उसके कई दिन पहले और कई दिन बाद तक जो पूरी चर्चा होती है वो होती है कि भाई टैक्स की रिबेट कितनी मिली है, कौन सी चीज़ महंगी होगी, जूते कौन से सस्ते हो जाएंगे, कौन से ब्रांड्स की ज्वेलरी जो है वो महंगी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या हाल रहेगा। तो ज़्यादातर डिस्कशन उस तरफ रहता है, और इतनी बड़ी आबादी जो दलितों की आबादी है उससे जुड़े हुए इतने सेंसिटिव मसले हैं, इसको डिस्कोर्स में ये क्यों नहीं आ पाता, डिस्कशन डिबेट्स में ये सारी चीज़ें क्यों नहीं आ पाती? यही मानसिकता है कि
कोई भी प्लानिंग में जब ये योजना बनता है, जब बनाते हैं ये योजना, तभी कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। जब आप बना रहे हो एक योजना मेरे लिए, तो एक दलित महिला की पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ऑफ कोर्स, या हमारे लिए स्टूडेंट या दलित समुदाय के लिए बना रहे तो दलित रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। जब तक वो नहीं है, जब तक आप प्लानिंग प्रोसेस से ही रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, तो कैसे वो योजना कैसे बनेगा? कोई नए स्कीम्स नहीं आते जब पुराने योजनाएं हैं, तो तब तक वो नहीं है। ऐसे ही उनका प्रायोरिटी कॉर्पोरेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन सब बेच रहे इस देश में, इंक्लूडिंग पब्लिक सेक्टर कंपनीज एज वेल। अभी वो भी बेचने शुरू किया है। तो ऐसे एट द एंड कुछ भी पब्लिक नहीं रहेगा, सब प्राइवेट। और वो जो ऑक्सफैम का रिपोर्ट है ना, 10 लोग होल्ड पूरा उसका कैपिटल होल्ड हाँ करते पूरा कैपिटल होल्ड कर, ऐसा होगा। इस देश 2 लोगों के हाथ में होगा या 3 लोगों के हाथ में। 2 या 3 लोगों के हाथ में होगा, और बाकी फिर सब जो हैं उनके लिए वर्क फोर्स तैयार करने का काम जो है इस तरह से हो रहा है। आर्थिक समानता को अगर हम देखें कि भाई हम लोग बहुत बार सोशल जस्टिस की बात करते हैं, मतलब जितने भी जो बहुजन आइडियोलॉजी की पार्टियां हैं, जो नेता हैं या जो एक्टिविस्ट भी हैं, वो सोशल जस्टिस की बहुत बात करते हैं, बट इकोनॉमिकल जस्टिस की बात नहीं होती है कि भाई हमको आर्थिक बराबरी भी चाहिए और हमको संसाधनों पर, बजट पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, हमारा हक होना चाहिए। तो हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसका रोल आप इसमें कैसे देखती हैं कि जब इस तरह की पॉलिसी मेकिंग होती है, बजट एलोकेशन होता है, तो हमारी अपोजिशन जो खासकर बहुजन आइडियोलॉजी की पार्टियां हैं उनका क्या रोल होता है? उनको कितना स्टैंड लेना चाहिए और कितना इस पर जो है एक तरीके से मतलब प्रेशर ग्रुप तो वो बन ही सकते हैं? यस, आई थिंक दैट्स सो क्रिटिकल, क्योंकि हम लोग हमेशा अत्याचार की बात करते हैं, शोषण की बात करते हैं ना। जब शोषण नहीं है, जब अत्याचार नहीं है, तो हमारे बच्चे को अच्छे स्कूल्स में एडमिशन मिलना चाहिए, स्कॉलरशिप्स मिलने चाहिए, एम्प्लॉयमेंट, प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। तो इसके लिए पैसे भी चाहिए, बजट भी चाहिए। तो मुझे याद है मेरा जो कलीग इस आर्थिक आंदोलन पे जब उन्होंने शुरुआत किया था, आई थिंक पॉल दिवाकर जी, आप शायद आप जानते हो, तो सब लोग बोले कि आप क्या पागल है क्या? ये आई थिंक 10-15 साल पहले, आप पागल है, हमारे लोग मर रहे हैं ज़मीन पर, हमारे पास ज़मीन नहीं है, शोषण। तो क्योंकि हम इतने वायलेंस और अट्रॉसिटीज़ के बाद बियॉन्ड नहीं सोच पा रहे थे। नहीं पा रहे। लेकिन एक बात ये भी कहूँगी कि जब बाबा साहब इज ऑल्सो एन इकोनॉमिस्ट, राइट, पीपल डोंट रिकग्नाइज दैट। वो बोलते नहीं कि वो इकोनॉमिस्ट है, they'll say he is a lawyer, he has written the लेकिन इकोनॉमिस्ट के तौर से उनका फर्स्ट थीसिस भी इकोनॉमी पे ही था। एग्जैक्टली, लेकिन वो इकोनॉमिस्ट जैसे नहीं देखते हैं। तो आई हैव ऑफन सीन दैट जो हमारे जो इवन आवर जो आइडियोलॉग्स है, दलित आइडियोलॉग्स हियर, दे विल नॉट रिकॉग्नाइज देम एज एन इकोनॉमिस्ट और एज एन एकेडमिक। नहीं, वो दलित एक्टिविस्ट है, दलित एक्टिविस्ट है। सो इट्स द सेम विद आवर इलेक्टेड जो पॉलिटिकल पार्टीज भी है, कि आई थिंक दैट इज अ रिफ्लेक्शन ऑल्सो ऑफ दैट, कि हम यू नो टेकिंग फॉरवर्ड कि नहीं, हमारा तो मुद्दा वायलेंस है, अत्याचार है, विल स्टिक टू दैट। समवेयर इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ दैट। नोशनल भी है, मतलब बजट इतना कॉम्प्लिकेटेड है, किसको तो समझ में आएगा? तो इस पे एनर्जी लगाओ, टाइम लगाओ, और जो बाकी एट्रोसिटीज की है तो वो थोड़ा इमोशनल कनेक्ट भी है उसके साथ में कि हमारे साथ ऐसा हुआ, तो उसकी वजह से भी मुझे लगता है कि इस तरफ कम ध्यान दिया जाता है। जी। ऐसे मौके पर मुझे लगता है आप जैसे ऑर्गेनाइजेशन बेहद अहम हो जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है कि इसको आसान भाषा में कम से कम समझा रहे हैं लोगों को।
आपके अलावा क्या कुछ और संगठन भी हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं? बहुत संगठन है, बहुत संगठन है जो जिनके नाम नहीं है शायद, छोटे छोटे जो साउथ में है, नॉर्थ में काफ़ी काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस है जो काम कर रहे हैं, इस वायलेंस पे काम कर रहे हैं, आर्थिक जो स्कीम्स बजट पे काम करते हैं, एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। तो काफ़ी छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस है इस देश में, दलित ऑर्गेनाइजेशंस। 20 साल पहले अगर देखा जाए और आज देखा जाए तो काफ़ी प्रोमिनेंट, वेरी स्ट्रॉन्ग वॉइसेस है जो बात करते हैं दैट्स अ इस गुड मुद्दे पे। साइन। और जी जी, मुझे लगता है एक दिन आप लोगों की मेहनत से हर आदमी, बहुजन कम से कम ये समझ जाएगा कि Hopefully. आज बजट आया है तो उसमें हमारे लिए क्या आया है। जी जी चवन्नी अठन्नी जो दी जाती है, कम से कम उसको वो समझ जी, पाएंगे। जी। मुझे लगता है हमारे दर्शकों को भी इससे काफ़ी समझ मिली होगी और एक उनकी पर्सपेक्टिव बिल्डिंग हुई होगी। अब बजट के अलावा मैं आपकी पर्सनल लाइफ पे चीज़ों पे आता हूँ। बहुत, मैं आप लोगों से मुलाकात के लिए काफ़ी हम कोशिश कर रहे थे, मैं और अंजलि, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। आपका व्यक्तिगत अनुभव जो है उस पर हम बात करना चाहेंगे। बिना आप बीइंग अ दलित, बीइंग अ क्रिश्चियन, आई गेस यू बिलोंग टू क्रिश्चियन फैमिली, हाउ इज योर इंट्रोडक्शन विद कास्ट एंड हाउ यू स्टार्टेड योर जर्नी? देखो, ये क्रिश्चियंस में जाति के बारे में बात नहीं करते, तो मुझे पता नहीं था कि मैं दलित हूँ। अच्छा। नहीं नहीं, मुझे कोई मतलब, लेकिन ये बहुत धीमी आवाज़ में बोलते हैं कि वो दूसरे लोग हैं, हमारा नहीं है, दूसरे लोग हैं, ऐसा विस्पर्स बहुत धीमी आवाज़ में बोलते थे। तो मैं, ये हम लोग कौन है और दूसरे लोग कौन है, मुझे समझ में नहीं आता था। तो रियली टू बी ऑनेस्ट, इस लाइन में आने के बाद मुझे वो उत्सुकता कि मेरा कास्ट क्या है, लेकिन मेरा हिम्मत नहीं था पूछने के लिए कि कास्ट क्या है। जब मैं इस मुद्दे पे ह्यूमन राइट्स में जब शुरुआत हुआ था, आई वर्क 10 साल में कॉर्पोरेट में काम किया, तो मेरा अच्छा। सोशल साइंसेस या इसमें कोई डिग्री नहीं है। आई एम एन MBA ग्रेजुएट अरे। इन मार्केटिंग, सो टोटली डिफरेंट फील्ड। लेकिन कुछ तो मेरे मन में था कि मुझे ह्यूमन राइट्स में काम करना है, एंड लेटर ऑन कास्ट एज वेल। क्यों वो एक इंटरेस्ट हुआ है मुझे वो पता नहीं है, बट फिर आफ्टर आई स्टार्टेड वर्किंग मैंने जाके पूछा मेरे पेरेंट्स को कि एक्चुअली कास्ट आप लोग कभी बताया नहीं What मुझे, is caste? व्हाट इज इट एंड व्हाई यू हैव हिडन दिस फ्रॉम मी, ना, क्यों आपने बताया। तो उन्होंने भी कहा कि आप तो दलित के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। तो मैंने कहा क्यों आपने बताया नहीं। तो वो लोग भी माइग्रेंट्स थे, दे माइग्रेटेड फ्रॉम केरला अवे फ्रॉम ऑल दैट, एजुकेटेड इन महाराष्ट्र, तो वो माइग्रेशन किया। फिर बोले कि एक बार जब क्रिश्चियंस हुआ है तो वो, लेकिन मैंने पूछा कि आप बोल रहे कि कास्ट नहीं है, लेकिन आप बोलते थे कि वो लोग, हम लोग कौन इस जो चर्च के जो लीडरशिप कौन सा कास्ट से, ये सब बात करते। हाँ, वो अलग बात है, लेकिन आपस में पारिवारिक तौर से कोई डिस्कशन नहीं था। जब मैंने पहले बार मेरे पापा से बात किया, तब उन्होंने उनका हिस्ट्री बताया कि कैसे उनका दादाजी का क्या क्या एक्सपीरियंस रहा। शायद मैं वो दूसरा इंटरव्यू में भी ये कह रहे थे कि उन्होंने चाय के दुकान में जाके चाय पीने के लिए पैसे दिया, चाय दिया उन्होंने, वो नारियल के वो इस पे शेल, हाँ, उस पे चाय दिया और बोला कि आप जाके बाहर बैठो, आप अंदर मत बैठो। तो उन्होंने वो चाय लेके उसके मुंह पे फेंक के बोला कि अगर वो भी 1 रुपए दे रहा तो मैं भी 1 रुपए ही दे रहे, ऐसे नहीं कि नहीं मैं आप मेरे से कम ले रहे, तो आइंदा मैं कभी आपके दुकान में नहीं आएंगे और कभी यहाँ चाय पिएंगे नहीं। तो ऐसे कुछ स्टोरीज बताया। फिर थोड़ा मुझे भी एक मन रखा कि मेरा आई हैव फाउंड माई कॉलिंग, कि मुझे मेरे समुदाय, मेरे कम्युनिटी से मुझे काम करना है। आई वॉन्ट टू वर्क विद दिस कम्युनिटी, आई वॉन्ट टू कंटिन्यू टू स्ट्रेंथन, क्योंकि आई एम कमिंग विद सम स्किल्स, एजुकेशन है,
यू नो आई कैन स्पीक इंग्लिश लिटिल बिट, थोड़ा हिंदी बोल लेती है तो वो एक्सपीरियंस At least we have some privilege. Yes, We exactly. should. Definitely, with lot of privilege education. वो एक चीज है जो क्रिश्चियन कम्युनिटी में है कि एजुकेशन पे बहुत फोकस है. तो अगर पैसे भी नहीं है तो कैसे भी लोग इकट्ठे करके भेज दे, हाँ सबको स्कूल जाओ तो वैसे हम पढ़ लेते हैं सब बच्चे. तो आई थॉट दैट आई शुड यूज़ माई स्किल्स फॉर द कम्युनिटी. और बहुत खुश हुई जब मुझे पता चला कि मैं भी उस कम्युनिटी से है एंड आई एम कंट्रीब्यूटिंग एंड आई वांट टू टेक दिस फॉरवर्ड. Weren't you ashamed of your identity, caste identity? Because many of us are not comfortable about our caste identity. We feel that it is something bad happened to us. We feel guilty sometimes. So, how was the personal experience? Yeah, that's a good question. I think मेरा जब by the time I learned, I had already finished my education, तो थोड़ा मेरे पास एक privilege था, some sort of a privilege that I could carry. So a little bit of a confidence. I went abroad for studying. My father helped me go abroad and do some studies. So I did my MBA in Europe. So थोड़ा वो privilege था. So maybe that gave me a confidence to not. Actually, I was quite proud when I heard, because at least I am belonging to a caste that respects and has dignity and whatever जो भी है. No, so somewhere that gave me one confidence. Also because I think my education that helped me a lot, definitely, yes. बाकी दूसरे हाँ वो cases थोड़ा में some थोड़ा सा difference in experience. guilt आ जाता है तो Yeah. sometime I also But I want to share a recent experience. I was at this conference recently और ये काफ़ी टाइम हुआ, काफ़ी जगह पे हुआ है. But this was more shocking for me. TEDx talk था और वो जो एक स्पीकर जो भी वो भी TEDx के लिए आई थी. तो उसने मेरे टॉक के बाद मैं नीचे आई, मेरे से मिली और बोली कि आप इतने अच्छे इंग्लिश बोलते हो, आप इतने अच्छा आपका एक्सेंट है, आप तुम. आई वाज शॉक्ड क्योंकि आप किसी और को तो नहीं बोलेंगे. ये दूसरी पिछले बार भी किसी ने मुझे पूछा कि आप इंग्लिश कैसे बोल लेते हो, आप दलित हो, आप कैसे इंग्लिश इतना अच्छा बोल लेते हो. किस एंगल से दलित दिखते हो. एग्जैक्टली. तो द पिक्चर इन द माइंड कि हम सिर्फ एक गरीब अच्छे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे, साफ करते रहेंगे. दिस इज व्हाट वी आर, दिस इज व्हाट दे वांट टू सी. एग्जैक्टली. इसलिए मैं बोल नहीं, मुझे मेकअप लगाना है, मुझे अच्छे ड्रेस पहनना है. क्यों? बिकॉज आई वॉन्ट टू ब्रेक वॉट इज इन योर माइंड. ट्रू. और हम बिल्कुल हकदार हैं. एग्जैक्टली. बाबा साहब ने भी यही कहा है ना, दैट वी हैव टू ब्रेक दीज पिक्चर्स इन पीपल्स माइंड. क्योंकि आपको नहीं लगता है कि एक दलित औरत आपके सामने खड़े रह के आप जैसे इंग्लिश बोल सकते हैं. That's a very serious point. Yeah, you can't, you just can't. क्योंकि आप तो लगता है नहीं वो लोग सफाई करने लोग हैं, वही करने दीजिए. तुम तो दलितों जैसे दिखते क्यों नहीं. टेबल पे बैठ के बात करना है. I have also gone through such kind of remarks and experiences. और ये हम सबके साथ होता है. अरे तुम तो महंगा फोन लेके घूमते हो, बड़ी गाड़ी से चलते हो, तुम कैसे दलित हो. Exactly. तो ये जो स्टीरियोटाइपिंग है, इसको मुझे लगता है आप जैसे लोग मिलके इसको तोड़ेंगे. बीना, मैं आपसे आखिरी सवाल लूँगा कि जो बहुजन संगठन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, हम देखते हैं कि 1 दर्जन दलितों के 2 दर्जन संगठन है. मतलब बहुत हर कोई अपना संगठन बना के चल रहा है, अलग अलग बना के चल रहा है. ये इन संगठनों की कोई जिम्मेदारी देखते हैं कि खासकर जो इस तरह के मसले हैं जिन पर हम बात कर रहे हैं, इन संगठनों को अपने एजेंडे में इन चीज़ों को भी शामिल करना चाहिए, रेदर देन टॉकिंग अबाउट द एट्रोसिटीज, रिजर्वेशन एंड डिफरेंट थिंग, बट दे शुड हैव द इकोनॉमिकल पार्ट ऑल्सो. जी ज़रूर. आई थिंक दैट हर ऑर्गेनाइजेशन को इस मुद्दे पे बात करना है, क्योंकि आखिर में ये ही हमें आगे लेकर जाएंगे. अगर शिक्षा की बात करें, उद्योग की बात करें, एक घर की बात करें, या हमारे बच्चे को बाहर
भेजने पढ़ाई करने की बात करें तो सबके लिए हमें पैसे चाहिए, बजट चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस मुद्दे को हर ऑर्गेनाइजेशन को, इनफैक्ट हमारा कोशिश है कि छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन में हर राज्य में हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं इस मुद्दे पे कि आप बिहार की बजट को देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश में बजट पे देख लीजिए। तो ये ट्रेनिंग्स भी हम लोग करते हैं। तो सभी ऑर्गेनाइजेशंस को ये लेना चाहिए, आगे लेकर जाना है। जब तक हम एक मिल के हम इस डिमांड को आगे नहीं रखेंगे, विल कंटिन्यू टू बी कंटिन्यू टू फेस दीज इश्यूज। तो हम एकजुट आके इस डिमांड को आगे रखना है कि हमारा आर्थिक अधिकार के मुद्दे आगे रखना ही है और कोई चारा नहीं है। और बिना पैसे के तो काम चलने वाला नहीं है। yes, तो जी। पैसे पर भी हमें नजर रखनी होगी। ये थी बीना पलीकल NCDHR की ओर से। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, मुझे लगता है कि आप जितने भी दर्शक हैं आप समझ चुके होंगे कि ये कितनी गंभीर बात हम लोग कर रहे थे और ये कितनी ज़रूरी है, क्योंकि बिना आर्थिक आज़ादी के सारी आज़ादी बेमानी है, उनके कोई मतलब नहीं होते। जब तक आप अच्छे स्कूल नहीं जा पाएंगे, आप अच्छे अस्पताल में इलाज नहीं करा पाएंगे, आप अच्छे कपड़े नहीं पहन सकेंगे, अच्छा घर नहीं होगा, अपने बच्चों को ओवरसीज़ पढ़ने के लिए नहीं भेज पाएंगे, तो सारी लड़ाइयाँ जो हैं वो बेकार हो जाती हैं। बीना, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम। जय भीम। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जैसे संगठन जो हैं हमें समय समय पर जो है ये इस तरह से अवेयरनेस कैंपेन के ज़रिए बताते रहेंगे कि कहाँ कहाँ हमारा पैसा चुरा लिया गया है, किसने हमारे पैसे की चोरी की है। मैं इसको चोरी कहूँगा क्योंकि पैसा हमारा चोरी ही है। ये बिल्कुल चोरी है। तो ये वीडियो कैसा लगा, बीना की बातें कैसी लगी, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखें। और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस पूरे इंटरव्यू को शूट करने में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित और अजरा परवीन। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों। जय भीम।